नहीं है। तो लोग ये बात देख रहे हैं। बिहार के चुनावी नतीजे इस बार कई मायनों में बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद बिहार से जंगल राज का ठप्पा अब हट चुका है। लेकिन बिहार को जातीय राजनीति की प्रयोगशाला हमेशा से माना जाता था और कहा जाता था कि बिहार में तो सिर्फ जाति के नाम पर ही वोट पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। जो लोग ये कहते थे कि हम बिहार को समझ चुके हैं, उन्हें भी बिहार आखिर में यही बताता था कि आप बिहार को बिल्कुल नहीं समझे। ऐसे लोगों को बिहार सबसे पहले झटका देता है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है बिहार की जनता के बीच और वोटर्स के बीच। पहली बार इस चुनाव में जातीय और वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त होती हुई दिख रही है। MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव हमेशा आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक रहे हैं। बिहार की राजनीति में कहा जाता था कि यादवों को ही जो है राजनीति चलानी है इस राज्य की, उन्हीं की चलती है राजनीति में। अब इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस बार यादव जाति के 28 विधायक चुनाव जीते हैं, 28 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं यादव जाति के, जबकि 2020 में यादव विधायक 55 थे। आप सोचिए, इस बार 55 से सीधे 28 हो गए हैं यादव। इस बार सिर्फ 11 मुस्लिम नेता चुनाव जीते हैं, जबकि 2020 में 14 मुस्लिम विधायक जीते थे। तो ये जो MY फैक्टर है, यादव विधायक 55 से 28 हो गए और मुस्लिम विधायक 14 से अब 11 रह गए। इससे यह पता चलता है कि बिहार की राजनीति में अब यादवों का वर्चस्व कम हो रहा है। अब सवाल यह है कि फिर किस जाति की भागीदारी बढ़ रही है। तो इस बार 32 राजपूत विधायक जीते हैं। देखिए, इस बार 32 राजपूत उम्मीदवार जीत कर आए हैं, जबकि 2020 में यह संख्या सिर्फ 18 थी। तो राजपूत 18 से 32 हो गए। कुर्मी जाति के इस बार 25 नेता जीते हैं, जबकि 2020 में सिर्फ 10 कुर्मी विधायक थे। खुद नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं। इस चुनाव में पिछली बार की तुलना में सामान्य जाति के ज्यादा नेता चुनाव जीते हैं। तो सामान्य, जिसे आप अपर कास्ट कहते हैं, उनके लोग ज्यादा जीते हैं। इसके अलावा वो पिछड़ी जातियां जो आरजेडी की वोट बैंक नहीं थी, उनका प्रदर्शन भी इस बार अच्छा रहा है। और इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि लालू यादव का MY समीकरण अब टूट रहा है। बिहार में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के ज्यादा नेता चुनाव जीत रहे हैं। पहले पिछड़ी जाति का मतलब केवल यादव से होता था, अब पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां अपना ज्यादातर वोट NDA को दे रही हैं। लालू यादव के शासनकाल में बिहार में एक बड़ा विवादित नारा दिया गया था, जो था भूरा बाल साफ करो। ये भूरा बाल जो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ, इनको राजनीति से साफ करो। लालू यादव के इस पुराने राजनीतिक फॉर्मूले से बिहार अब बाहर निकल चुका है। इस बार बिहार ने भूरा बाल साफ नहीं किया है और इस बार चुनाव में सामान्य वर्ग के ज्यादा नेताओं को जीत मिली है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से जो अफवाह गैंग है हमारे देश का, टुकड़े टुकड़े गैंग आप कह लीजिए, अर्बन नक्सल्स कह लीजिए, या फिर वो लोग कह लीजिए जो कि बीजेपी की जीत को देख नहीं सकते, वो फिर से सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चल रहा है कि बिहार चुनाव में फिर से वोट चोरी हुई है और इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले तो फिर सीटें कम कैसे हो गई। दरअसल ये एक सामान्य गणित है जिसे 5वीं कक्षा का छात्र भी समझ सकता है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी और 101 में से 89 सीटें बीजेपी ने जीती। हर सीट पर औसतन उसे 99,813 वोट मिले। आप मान के चल सकते हैं हर सीट पर लगभग 1 लाख वोट मिले। अब आप 1 लाख को 101 सीट से गुणा कर लीजिए और ये वोटों की संख्या आएगी। वोटों की कुल जो संख्या है वो होती है करीब 1,81,143। ये बीजेपी को वोट मिले हैं। 1,81,000 वोट बीजेपी को मिले हैं 101 सीटों पर चुनाव लड़ने से। अब आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी, बीजेपी से ज्यादा, और उसने इसमें से सिर्फ 25 सीटें जीती। हर सीट पर उसे औसतन 80,741 वोट मिले हैं। आरजेडी को जो कुल वोट मिले हैं वो हैं 1,15,46,000। और वो कहते हैं अब कि देखिए हमारे तो बीजेपी से ज्यादा वोट हैं, लेकिन ज्यादा वोट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा।
जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी और इसमें से उसने 85 सीटें जीती। हर सीट पर उसे औसतन 95,714 वोट मिले और जेडीयू को कुल वोट मिले हैं 96,67,000। बीजेपी और जेडीयू के मुकाबले आरजेडी 42 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। ज्यादा सीटों पर मैदान में उतरने का मतलब है कि कुल वोट भी उसके ज्यादा ही होंगे और यह सीधा सा गणित है। और यही सामान्य सा राजनीतिक गणित छिपाकर सोशल मीडिया पर एक झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि लोगों को भ्रम में डाला जा सके। इसलिए आप में से जो लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई ये बात कहे तो उसके पीछे का गणित आपको समझ में आना चाहिए। चुनाव के नतीजों के बाद यह भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा हुआ है और असल में प्रशांत किशोर को बीजेपी ने ही समर्थन देकर इस चुनाव में उतारा था ताकि वो एनडीए का फायदा करा सकें और आरजेडी की वोट को काट लें, जबकि ये आधा सच है। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी के चुनाव लड़ने से एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान हुआ है। चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर की पार्टी को कितना % वोट मिला है इसकी अलग से जानकारी नहीं दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी को उन्होंने अदर्स में डाल दिया है, यानी ये पार्टी का प्रदर्शन ऐसा भी नहीं रहा कि अलग से उसकी वोटों की संख्या बताई जा सके, उसे अदर्स में डाल दिया गया है। इतना छोटा परफॉर्मेंस था और अदर्स को करीब जो अन्य दल हैं उन सबको मिलाकर 14% वोट मिले हैं और इन्हीं अन्य दलों में से एक है प्रशांत किशोर का दल। लेकिन अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हिसाब किताब जो लोग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी को करीब 3% वोट मिले हैं और 3% का मतलब है करीब 16 लाख वोट। यानी प्रशांत किशोर को हर सीट पर औसतन 6,700 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को हर सीट पर औसतन 99,813 वोट मिले हैं। और प्रशांत किशोर की वजह से दोनों ही गठबंधनों को, दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ है। जन स्वराज पार्टी की वजह से एनडीए करीब 15 सीटों पर हारी, जिसमें से सबसे ज्यादा बीजेपी के अपने 6 उम्मीदवार हार गए। वहीं महागठबंधन को 15 सीटों का नुकसान हुआ, जिसमें 11 उम्मीदवार आरजेडी के थे और जन स्वराज पार्टी की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट पर जीत मिल गई। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कुल 5 सीटें जीती हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार जीतने की वजह जो है वो भी जन स्वराज पार्टी ही रही, जिसने वोट काटे और इसका फायदा बीएसपी को मिल गया। यानी आप ये नहीं कह सकते कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने किसी एक दल के वोट काटे हैं, उसने सबके वोट काटे हैं। कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है, कहीं आरजेडी को फायदा हुआ है, कहीं बीएसपी को फायदा हुआ है। यानी प्रशांत किशोर ने, उनकी जो पार्टी है वो हर तरफ फायर कर रही थी, चारों तरफ उसने फायरिंग की है। अब फायरिंग में जो बीच में आ गया उसका नुकसान हो गया। आज इंडिया गठबंधन को भी अपनी हार की आत्मसमीक्षा करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को और विपक्षी दलों को, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बिहार की हार पर इंडिया गठबंधन को एक लेक्चर दिया है, एक नसीहत दी है और उन्होंने चुनाव जीतने के 4 सूत्र बताए हैं अपने साथियों को। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, देखिए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई दी है और तेजस्वी यादव की भी तारीफ उन्होंने की है कि मैं जो युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्हें भी अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने टायरलेस कैंपेन चलाया, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को नसीहत दी है कि देखिए चुनाव कैसे जीता जाता है। तो पहला उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने का पहला सूत्र है कल्याणकारी योजनाओं की ठोस डिलीवरी। वादा नहीं, डिलीवरी पहला पॉइंट उनका है। और आपने देखा होगा कि एनडीए की सरकार जो है वो डिलीवरी कर रही थी। तेजस्वी यादव तो वादा ही करते रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब वो वादा कर रहे थे उससे पहले ही बिहार की महिलाओं के अकाउंट में पैसा भी पहुंच गया, तो ये डिलीवरी हो गई। दूसरा, मजबूत सामाजिक वैचारिक गठजोड़। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 पार्टियां आपस में मिल जाएंगी। जब वैचारिक गठजोड़ होगा, जो पार्टियां वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से एक दूसरे की नेचुरल पार्टनर हैं, जो नेता एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर्स हैं, उन्हें एक साथ हाथ मिलाना चाहिए। ये नहीं कि सत्ता के लालच में, वोटों के लालच में कोई भी 2 पार्टियां जिनकी विचार भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते,
वो भी एक दूसरे के साथ आ जाएं, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने किया। वैचारिक रूप से दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ने हाथ मिला लिया। तीसरा पॉइंट एम.के. स्टालिन ने जो कहा है वो है स्पष्ट मैसेजिंग, यानी जो संदेश है जनता के लिए वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब मैसेजिंग में, जब संदेश देने में कंफ्यूजन होता है, उसका नुकसान होता है। और चौथा उन्होंने जो पॉइंट दिया है अपने साथियों को वो है कि आखिरी वोट तक बूथ मैनेजमेंट ठीक से करना चाहिए। उन्होंने कहा है जब तक आखिरी वोट ना पड़ जाए तब तक आपके कार्यकर्ताओं को बूथ का मैनेजमेंट ठीक से रखना चाहिए। और यहां शायद इशारा उनका बीजेपी की तरफ है। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और आप देखिए कि बीजेपी के जो कार्डर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो कैसे एक एक बूथ को मैनेज करते हैं। उनका जो पन्ना प्रमुख का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बूथ मैनेजमेंट के लिए बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधे बात करते हैं और इसीलिए एम.के. स्टालिन कहते हैं कि बूथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और उन्होंने देखा होगा कि उनके जो साथी हैं इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस हो या बाकी के जो दल हों, उनका जो बूथ मैनेजमेंट है, जो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है, जो जमीनी स्तर पर जो असली मैनेजमेंट कार्यकर्ताओं का होना चाहिए, वो बहुत कमजोर है। और ये चारों पॉइंट देने के बाद एम.के. स्टालिन ने अपने साथियों से, कांग्रेस से, राहुल गांधी से शायद ये कहने की भी कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनाव आयोग को दोष देने से कुछ नहीं होगा। मेहनत कीजिए, ये 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें इंप्लीमेंट कीजिए और फिर चुनाव लड़िए। आपके चारों जो पॉइंट हैं ये कमजोर हैं और आप अगर ईवीएम को दोष देते रहेंगे और चुनाव आयोग को ही दोष देते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसी राय एम.के. स्टालिन ने अभी अपने साथियों को दी है। हालांकि सीधे सीधे तो वो कह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बहुत विनम्र होकर और इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की है। बिहार के नतीजे आने के बाद से अभी तक